सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ, और रात 9 बजे के प्रोग्राम दिन भर अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। आपको नाज़रीन बताते चलें, लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश की जा रही इस प्रोग्राम के दौरान हम देश दुनिया के कुछ बड़े मामलों पर बात करते हैं, नज़र रखते हैं, और इन मामलों में जम्मू कश्मीर हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ी खबर है, ये हमारी पहली खबर बनती है। और जम्मू कश्मीर में हम आपको याद दिलाते चले, सिक्योरिटी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन उस सब के बीच में दो मामलात ने इस साल के दूसरे महीने में यानी 2025 के फरवरी के महीने में सिक्योरिटी से लेकर आम आदमी को दहला के रख दिया था। बिलावर का वाक़ा, और बिलावर के वाक़े में नौजवान को पुलिस गिरफ्तार करती है, मिलिटेंसी की लेबल लगा के उसके कनेक्शंस को लेके उसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद छोड़ा जाता है, यही बताया गया छोड़ा गया। और वो उसके बाद वो नौजवान का एक वीडियो जिसके बारे में बताया गया, मस्जिद में देख पकड़ा गया, वो वीडियो वो रिकॉर्ड किया गया है, और मस्जिद में वो कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहता है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुझे पुलिस जो है इसमें इन्वॉल्व कर रही है। ये एक वाक़ा होता है। ठीक उसी दिन सोपोर में भी एक वाक़ा होता है, और सोपोर के इलाके का नौजवान जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, श्रीनगर से श्रीनगर मंडी से सोपोर की फ्रूट मंडी में फ्रूट लेके जा रहा था, रात का वक्त था, और फौज का बयान है कि उसको हमने 24 किलोमीटर तक ट्रैक किया, पीछे दौड़े, वो रुका नहीं, उसको हमने एक सिग्नल पर रोकना चाहता, हमें इनपुट्स थे, उसमें था कुछ इधर था, ये था। उसके बाद संग्रामा के करीब उसको रोका गया और उस पर वहाँ पे गोली चलाई गई जिसमें वो मारा गया। उस दोनों वाक़ात पे सरकार ने भी बताया था कि मामले की तहकीकात करेंगे, लेकिन रात गई तो बात गई। दोनों मामलात पे चुप्पी है, किसी भी मामलात पे कोई इंक्वायरी, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आखिर खून कितना सस्ता है, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इसी सब के बीच में आपको याद होगा, कल ही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक ट्वीट भी किया था और बताया था कि बिलावर का एसएचओ कितना है पहलवान, क्यों पूछताछ नहीं हो रही है। फौज के मामले में सभी ज़्यादा चुप्पी करते हैं, ताहम पुलिस के मामले में बात कर ही जाते हैं, और पुलिस के मामले में बिलावर के एसएचओ के मामले में कल महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया और बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह इस मामले की तहकीकात क्यों नहीं करें, और वो एसएचओ को अभी तक उसको कम अज़ कम लाइन हाजिर तो किया जाता, ये अभी भी वो इलाके में दंदन आता है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। लेकिन आज ही एक और वाक़ा पेश आया, और ये वाक़ा रामबन में पेश आया है। खबर है कि आदिल मलिक, जिसकी उम्र लगभग 27 साल की थी, और इसको पुलिस रामबन ने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। पुलिस का कहना है कि इससे बाद में ज़मानत वगैरह हुई, रिहा किया गया। ताहम घर के लोग कहते हैं कि ये जो हमने पुलिस थाने से लाया तो उसकी हालत ख़राब थी, उसके बाद हमने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जहां वो जख्मों के जहां वो दम तोड़ बैठा, माफ़ कीजिएगा, दम तोड़ बैठा। काज ऑफ डेथ क्या है वो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल इल्ज़ाम है हिरासती हिराकत का। और उनके जो लवाकीन ने आज बता रहे थे कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और तशद्दुद के निशाने की वजह से ये 27 साल का नौजवान जो है मारा गया। ऐसे यूजुअली 27 साल का नौजवान ऐसे मारा नहीं जाता, आमतौर पर लोग पूछ रहे थे क्या असल हकीकत है। सीधा हम रामबन चलते हैं, मीर मुदस्सिर हमारे साथी वहाँ पे, हम उनसे जानेंगे मीर मुदस्सिर से ही कि असल हकीकत क्या है, क्या लोग कहते हैं। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा मामला संगीन है, और संगीन मामले में आम लोगों का, मैं रामबन भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, बानियाल भी कह रहे थे कि 27 साल का नौजवान, 28 का, 30 का, वो ऐसे बीमार हो जाए तो पेट दर्द हो जाए तो आके मर जाए, वो बहुत कम केसेस होते हैं, ये लोग बता रहे थे। असल हकीकत रब जानता, और आपको शायद कुछ इनपुट से खबर मिली होगी, वाक़ा क्या हुआ है। जी बिल्कुल, जहां हम इस वाक़े की बात करेंगे तो पूरे बटोत इलाके में गम जो है वो लहर उसकी दौड़ी हुई है, जब ये खबर मिली कि एक 27 साल नौजवान की जो है वो हिरासती मौत हुई है। मैं हिरासती मौत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर इसमें शेयर करूँगा कि दो अलग अलग बयानात हैं। पहली बात तो ये है कि बीएमओ बटोत जो है वो 15 और 16 के दरमियान जो है कंप्लेंट करते हैं कि उनके यहाँ अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट में चोरी हुई है। चोरी की कंप्लेंट करने के बाद जब पुलिस एसएचओ को इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार। जी, मुदस्सिर से रब्ता ख़त्म हुआ, थोड़ा सा दोबारा कोशिश करेंगे मुदस्सिर रब्ता कायम करने की। इस मामले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो बसीर हक हैं साहब हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया है, और 7 दिन के अंदर। जी मुदस्सिर,
7 दिन के अंदर अंदर जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर उन्हें इंक्वायरी कमीशन बिठाया, वो इसकी रिपोर्ट उनने मांगी है और उनने भी बताया कि इसमें जो भी मुलविस होगा वाकई में ये नेचुरल डेथ है या ये कस्टोडियल है या मारपीट के ज़रिए बाद डेथ है। उन्होंने कहा कि कानून अपने कार्रवाई करेगा और जितने भी जो कुछ भी हकीकत होगी उससे आवाम को बाखबर करेगा। वाकई में कानून पे हमें भरोसा है, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पे भरोसा, और पुलिस हम में से ही है, ये कहीं इधर उधर की है नहीं। मेरी पुलिस है, मेरे आसपास के, मेरी फैमिली के, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे सब इस पुलिस में काम करते हैं। 24 घंटे उनके साथ आना जाना, और एक खाकी का फ़ोर्स जो है जो मेरी इज़्ज़त के साथ जुड़ा हुआ है। ये खाकी मेरी महबा जो है मेरी रखवाली भी है, लेकिन कभी कभी इस खाकी में कुछ काली बेड़े भी होती है। उन काली बेड़ों को इस खाकी से अलग करना है। हमें अपनी पुलिस के जो इनका जो इज़्ज़त है, जो मुकाम है, उसको बहाल करना है। और यहाँ पे भी सवाल यही होता है कि चोरी का वाक़ा हुआ, सरकारी जो अस्पताल के में जो मशीनरी का जो वाक़ा पेश आया, उसके बाद एक नौजवान को गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, वो 27 साल का हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा बंदा, आमतौर पे कश्मीरी में यही लफ्ज़ कहा जाता है, ये दुनिया चले गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये अल्फाज नहीं कहे थे, लेकिन हकीकत यही है कि हट्टा कट्टा ही होता है जो 27 साल का नौजवान होता है। न उसमें शुगर होता है, अल्लाह बचाए, न उसमें डायबिटीज़ होता है, न उसमें बाकी कोई बीमारी होती है, और वो फिर पुलिस स्टेशन लिया जाता है और पुलिस स्टेशन के बाद वापस निकालते हैं तो उसको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता है। और फिर यहाँ जो हालत उसकी हुई है, ये उस हालत में लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। मुदस्सिर से जानने की कोशिश करते हैं, शायद मुदस्सिर से हमारा रब्ता नहीं हो रहा है। चलिए आपको नाज़रीन बताते चलें, मामला इंतज़ामिया के हक़ में आप पास है और हम उम्मीद करते हैं, लोग भी वहाँ के बता रहे हैं कि हम बात पते की करते हैं, हम बात आवाम की करते हैं, और आवाम की बात यही है कि आवाम इसमें तहकीकात करते हैं और बताते हैं कैसे वाक़ात दोबारा ना हो। और ये तभी रोके जा सकते हैं जब कोई कल्प्रिट अगर वाकई इसमें साबित हो तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हम जो कल्प्रिट है उसको सामने लाएंगे तो पुलिस की कोई बदनामी नहीं होगी, ये एक तरह से नेकनामी होगी कि नहीं ये पुलिस में गंदा आदमी था, इसने ये किया था, इसको पुलिस ने नहीं बख्शा। और कोई भी आवाम के ख़िलाफ़ जो होता है उसको नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस इस जो है, मुदस्सिर जुड़ चुके हैं, शायद कोशिश करते हैं। मुदस्सिर भाई, आपसे मुदस्सिर जी रब्ता नहीं हो रहा था, ज़रा बता दीजिएगा। वाक़ा पुलिस हॉस्पिटल से शुरू होता है। हाँ, हम बात कर रहे थे 15 और 16 के दरमियान जो है पीएमओ बटोत ने एक कंप्लेंट की है कि उनके यहाँ चोरी हुई है। जब ये मामला पुलिस ने खंगाला तो उसमें 3 जो वहाँ के नौजवान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये आबिद मलिक भी है। जब 2 लोगों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने नाम जाहिर किया कि इसमें जो है तीसरा उनका साथी भी है। तो जब आबिद मलिक को गिरफ्तार किया गया, उसके पूछताछ की गई तो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हाँ ये चोरी जो है ऑक्शन प्लांट में उन्होंने की। 17 तारीख को इसकी गिरफ्तारी होती है शाम के वक्त, और उसके बाद जो है 17 तारीख को ही शाम को आबिद मलिक की हालत जो है वो बिगड़ जाती है और इसको अस्पताल लाया जाता है। पास में जो बटोत का CHC है वहाँ इवनिंग के टाइम में फिर डॉक्टर इसको कहते हैं कि ये ठीक है, आप इसको ले जा सकते हैं, तो इसको दोबारा से वापस कस्टडी में लिया जाता है। 18 की सुबह जो है ये आबिद दोबारा से बीमार होता है। उसके बाद इसको सुबह जो है 11 बजे के करीब अस्पताल लाया जाता है, दोबारा से चेकअप कराया जाता है। लेकिन उस दिन जो है इसकी बेल भी जो है वो हो जाती है, लेकिन 11 बजे इसको डॉक्टर कहते हैं इसको एडमिट रखना है हॉस्पिटल के अंदर। जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसकी, जो जिसको ऑब्जर्वेशन में इसको रखा गया है, उन डॉक्टर से भी हमने बात की है, बाज़ाब्ता तौर पे हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो 11 बजे डॉक्टरों के मुताबिक, आप देखिए सनम सर, यहाँ पे 2 बातें हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब इसको एडमिट रखा गया तो जो पुलिस एहलकार इसके साथ में थे उन्होंने पूछा नहीं कि इसको हम यहाँ से ले जाएं या नहीं, वो अपनी मर्जी से इसको लेके गए हैं क्योंकि उनको कोर्ट ले जाना था, इसकी बेल होनी थी। तो बहरहाल इसकी जब बेल हो गई, बेल होने के बाद 5 बजे जो है इसकी दोबारा हालत बिगड़ जाती है, इसको फिर हॉस्पिटल लाया जाता है जहां डॉक्टरों का कहना है ये ब्रॉड डेड था। ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि बेल होने के बाद पुलिस का यह कहना है कि इसके भाई को यह हैंडओवर किया गया है, सिग्नेचर बाज़ाब्ता तौर पे भाई ने किया, ये ठीक था। और डॉक्टर कहते हैं ये अनकॉन्शियस था सुबह 11 बजे जब हमने इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, बिना बताए इसको कोर्ट लेके गए। ये 2 बातें यहाँ पर सामने जाहिर होती है। उसके बाद से जो है पूरे इलाके में हंगामा मचता है कि ये हिरासती कत्ल है, ये हिरासत के अंदर जो है इसकी डेथ हुई है, इसकी पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। जब ये मामला इंतजामिया के पास पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंक्वायरी बिठाई, उसमें बानीहाल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है असगर रसूल, उनको जो है रिजवान असगर जो है उनको जो है इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि विद इन ए वीक पीरियड ऑफ टाइम में आप इसकी इंक्वायरी जो है वो करके दीजिए। ये अब तक जो है मामला आया है। लेकिन
जहां घर वालों की बात की जाती है वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब इसको लाया गया, जब ये पुलिस की हिरासत में था, उसको सुबह फिर अस्पताल लाया गया, फिर उसको ले जाते हैं कोर्ट बिना पूछे अस्पताल वालों से। लेकिन ये सारा मामला जो है, हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी की, हमने डायरेक्ट हॉस्पिटल में बात की, हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओपिंदर सिंह से बात की, हमने उस वक्त का जो इंचार्ज डॉक्टर था जिसकी ऑब्जर्वेशन में ये था, जब हमने उनसे भी बात की, बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास ब्रॉड डेड आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया रामबन से आपने पूरी तफसील दी। ये मामला जो है इंसानियत का मामला है, और इंसानियत के मामले में हमारी पुलिस में भी कभी कभी काली बेड़े नज़र आ जाती हैं, और हमारी पुलिस की जो अहदेदार हैं उनको समझना चाहिए कि अगर ये कल्प्रिट, अगर वाकई में कोई किसी ने ऐसा किया है, आमतौर पे जो पुलिस थानों में रूल रहता है, अभी हमारी पुलिस जो है वो अभी पुलिसिंग पे सही तौर पे उनकी पकड़ नहीं है। जो रियल पुलिसिंग होती है आमतौर पे दोष दबाव मुकालात पे चलाया जाता है। कुछ मिसालें क्या बीता भुगते भैया हमने 94, 96, 97 की मेरी अपनी मिसाल भी है, और तब जब 2 दिन उधर रखा तो मैंने सारे वाक़ात जो हैं कश्मीर में हुए थे सबकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। तो ये जो है वो कबूल करने वराने के लिए ताकत का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें इस तरह के वाक़ात हो जाते हैं। और यहाँ पे पुलिस को इस मामले में सबसे पहले पुलिस को अपनी पुलिसिंग जो है वो बेहतर करनी होगी, और नए ज़माने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी केस की इंक्वायरी में सिर्फ मुकालात से ही हर केस का सही हल जो है नहीं निकलता है। और ये सरकारी मुलाजिम था, आपके सरकारी दफ्तर का मामला था, वहाँ पे हो सकता है कुछ हेरा फेरी हुई हो, लेकिन इस सब के बीच में ये सारा मामला, ये एक नौजवान एक का मामला। लेकिन दूसरा मामला आज का बड़ा वाक़या है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरी समेत चंडीगढ़ और दूसरी 5 जगहों पे आज सीबीआई की छापेमारी हो रही थी। और ये सीबीआई की छापेमारी आपको पहली बार शायद श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में, मुझे भी 10-20 साल हो गए देखते हुए सिविल सेक्रेटरीट को, कभी नहीं देखी, आज पहली बार ऐसा हुआ। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में सीबीआई छापेमारी कर रही थी, और कुछ खबर रसाई इदारों ने बताया है कि कुछ जो है वहाँ पे मटेरियल भी जब्त किया गया है। कुछ खबर रसाई इदारों ने बताया, ओवरऑल सरकारी तौर पे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और ये छापा जो था सिविल सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी राजू रंजन के दफ्तर में हो रहा था। मामला 2009 का है असल में शायद, क्योंकि 2009 में कुपवाड़ा में फेक गन लाइसेंस का मामला हुआ था, और उस फेक गन लाइसेंस में मामला कुपवाड़ा से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे अजला तक पहुँचा था। और तब ये बताया गया था कि 2009 में जो फेक लाइसेंस इजरा किए गए थे, या उससे पहले जब कुपवाड़ा में राजू रंजन ज़िला तरक्याती कमिश्नर थे, तो उस दौरान बिला तहाशा, बिला इंक्वायरी, बिना किसी के ये गन लाइसेंस जो हैं वो इजरा किए गए थे। IAS है राजू रंजन, और फिर उनके ख़िलाफ़ आज सीबीआई हवाला ज़राए से मालूम हुआ है कि उनके जो एसेट्स हैं सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं। उसी मामले में आज उनके श्रीनगर में दफ्तर पर छापेमारी हुई है। अब इस मामले में चूँकि बहुत से नाम इस फेक गन लाइसेंस में आए थे, अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस फेक गन लाइसेंस इशू के साथ साथ ये जो सारे मामला हैं ये आगे कहाँ तक जाते हैं। और आपको नाज़रीन बताते चलें बांडीपोरा, और बांडीपोरा में आज रियासत के वज़ीर जावेद अहमद डार पहुँचे हुए थे। आप कल नहीं, एक दिन पहले वो बारामूला में थे और आज बांडीपोरा में थे, और आज उन्हें यहाँ पे एप्पल ब्लॉक का इफ्ताह भी किया। जावेद अहमद डार ने यहाँ मीडिया से बात भी की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर ज़िला इंतज़ामिया से भी बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर्स के साथ मुकामी MLAs भी उनके हमरा थे, और यहाँ पे उन्होंने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से बताया कि कोशिशें हर तरह से की जा रही है कि एक नई मंजिल, काफ़ी जो घिसा पिटा हाल यहाँ पे हुआ है कई सालों के दौरान, उसको वापस पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश भी और सरकार भी उसमें कोशिश करी है कि ये जो हालात हैं उसको बेहतर किया जाए। उन्होंने यहाँ पे ज़िला तरक्याती मीटिंग में भी हिस्सा लिया, और डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में उन्होंने हिस्से के दौरान मामलात भी सुने, और इंतज़ामिया को भी बताया कि इन हालात में आवाम को तक पहुँचने की इंतज़ामिया को ज़रूरत भी है। जाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से माहौलियत को बहुत ख़तरा है। पर हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह का माहौल है उसी माहौल में हम भी एडजस्ट हो जाएं, और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही तरह से प्रोसेस करें, और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। अभी हाई डेंसिटी के जो हमारे रूट्स होते हैं, जो बेसिक हमारा पेड़ होता है, अभी वो नर्सरी में
कॉस्टली है, पर कोशिश है कि हम लोग उन पे सब्सिडी देते हैं। हमारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी है, उसमें हम हॉर्टिकल्चर को फ़रोग भी देते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है कोशिश करते हैं कि आम लोगों तक ये फैसिलिटी पहुँचे। डिमांड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, हज़ारों पे तो उतना तो हो नहीं सकता है। कोशिश हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट गो है, तो पहली एप्लीकेशन दे दें, उसके बाद क्योंकि मेरिट का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसे बीच में हम किसी को नहीं डाल सकते। फार्म मैकेनाइजेशन में अच्छा हो रहा है, लोग सामने आ रहे हैं और लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसी तरह जो भी हमारी स्कीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर की हो, एग्रीकल्चर की हो, लोगों को बराह रास्त उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी देखिए, अभी डिलिमिटेशन है, अभी बहुत सारी प्रोसेस से जाना है। अभी तो नहीं कह सकते कब होंगे, पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको ज़रूर इत्तला दी जाएगी जब होंगे। जावेद अहमदार बात एग्रीकल्चर की कर रहे थे, बात हमारे इंतखाबात की भी की और ग्लोबल वार्मिंग का जो मामला और उस सब के बीच में कश्मीर जिस तरह इसकी चपेट में है, इस पर भी उनने बताया। और पानी की जो सिचुएशन है, आपको नाज़रीन बताते चले, कुछ देर पहले मेरे पास जो खबरें आई हैं या मेरे पास जो आदाद शुमार मैंने जमा किए, हमारे बिजली की जो कैपेसिटी थी पैदा करने की, वो करीबन 45% कम हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ पानी का जो रिसोर्सेज थे वो कम हो चुके हैं, पानी कम हो चुका है और 45% के करीब जो इस टाइम में बिजली होनी चाहिए थी उसके 45% कम हुई है। और ये सिचुएशन जो है बहुत अलार्मिंग है। और इस सिचुएशन में हमने कल भी आपको बताया, कुछ देर पहले हमने प्रोग्राम भी किया था 4 बजे का, कि इस सब के बीच में हमें सभी को इस वक्त एक काम करना है और वो है हमें पौधे लगाने, जिस तरह से भी हो सके, जैसे भी हो सके, जहाँ पे भी मौका मिले। कहीं शाख चिपका देनी, बैठे हैं कहीं शाख लाइए तो चिपका दीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा जो है इसका हम मुकाबला कर सकें। और नाज़रीन, अच्छी खबर आपको बताता चलूँ, माजिद हैदरी हमारे जहाँ साफ़ी दोस्त हैं, 2023 में उन्हें PSA के तहत गिरफ़्तार किया गया था, उन पर PSA लागू किया गया था, उन्हें बाहर की जेल में रखा गया था। और जाने माने सहाफ़ी जम्मू कश्मीर के, और कुछ लोग अलग अलग तरीके से उनकी उस गिरफ़्तारी को भी तब देख रहे थे। लेकिन आज अच्छी खबर आई, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने आज उनकी जो PSA है, PSA डिटेंशन है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट डिटेंशन, उसको उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे काश किया है। और अब उम्मीद की किरण है कि माजिद हैदरी अब हमारे दरमियान होंगे, उनका कलम लिखेगा, उनकी जो आवाज़ टेलीविज़न पे हम सुनते थे, जो जिस तरह से वो लड़ा करते थे, वो लड़ाई हम ज़रूर देखेंगे। हिम्मत उनकी जवाब नहीं दी होगी, हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, एक और मामला है और यह आग लगने का वाक़ा। खुश्कसाली हुई है, हर तरफ खुश्की है। बावडम श्रीनगर की तस्वीर आपने देखी होंगी और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बानिहाल की है। सरेराह लोग आ गए और करीबन 7 फैमिली जो है चमलवास बानिहाल में सड़क पे आ चुके हैं। चमलवास बानिहाल का ऊपर का इलाका, और दौरान शब यहाँ आग की एक हौलनाक वारदात में 7 मकान नजर आतिश हुए हैं। और फिर जो ये फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का अमला, दूर दराज का इलाका है, वहाँ तक पहुँचते आग की वारदात जो है वो हो चुकी थी। और फिर इस सब के बीच में कहा इतना जा सकता है कि एक तूफ़ान से निकलते हैं तो दूसरा तूफ़ान आ जाता है। नौ मकान ये आग की लपेट में आए थे, जिसमें 2 बचाए और 7 जल के राख हो गए। इनमें से बस यही गुजारिश है हमारी, वो आए यहाँ पे और मौका देख के हमारी मदद की जाए। इसमें 7 मकान खाकस्तर हुए हैं, 7 में से 5 जो है मुकम्मल तौर खाकस्तर हुए हैं और 2 मकान जुज़वी भी नहीं मैं कहूँगा, बल्कि 75% उनका भी नुकसान हुआ है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि इनके लिए जितना भी हो सके, क्योंकि ये IOI से भी मुझे लगता है कि नीचे सतह की दर्जे में ये फैमिलीज आती हैं। बिल्कुल इसमें लगे हुए तमाम और नाज़रीन, अब चलते चलते आपको बताते चलें, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, कनेक्टिविटी बहुत आगे जा रही है और उस कनेक्टिविटी में अब बैटरी का जो एक अहम रोल है। और बैटरी पे यानी ई-रिक्शा जो हैं वो चलाने के लिए कश्मीर, उसकी भी जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी डिमांड भी है। श्रीनगर में के नगीन क्लब में आज TVS वालों की तरफ से एक ई-रिक्शा नगीन क्लब में जो लॉन्च किया गया, तकरीब मुनक़्क़द हुई इस हवाले से। और यहाँ पे जो नया लॉन्चिंग जो रिक्शा है, इसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए बताया गया कि रिक्शा जो है आवाम को में काफ़ी मकबूल रहेगा और आवाम के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, ज़रूरतें, उसको ये ई-रिक्शा जो है
ये कैटर भी करेगा। एंडिंग मेरी तो फेब ही चल रहा है, मतलब एंडिंग फेब तक अगर मुझे 10, 15 या 20 बच्चे देंगे, आई एश्वर यू। इसके फीचर्स 26 फीचर्स है इसके, और इसका जो मेन डीलर एड्रेस है वो डॉक्टर अलीजान रोड जीनीमर में है, और उसका ब्रांच ऑफिस करण नगर में मेडिकल कॉलेज रोड पे है। इसके जो खास फीचर्स दिए हुए हैं इन्होंने, सबसे पहले इसके सर्टिफाइड जो रेट है 179 है, तो चार्जिंग 2.30 80% इसका चार्ज होता है। तीसरा ये कि इसका जो स्पीड है वो 60 है, जो कि आज तक किसी व्हीकल में अभी तक नहीं आई है। और चौथा जो है इसका सस्पेंशन, बहुत ही मजबूत सस्पेंशन है इसका, सॉलिड सस्पेंशन। मटेरियल इसका जो है आप खुद भी देख सकते हो एक दफ़ा कि कितना मटेरियल इसमें सॉलिड है, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ रहा है कि कस्टमर जो इसके अंदर बैठा हो, ड्राइवर हो, वो सेफली हो। तो पांचवी चीज़ जो इसकी खास है कि इसकी टेक्नोलॉजी, जो कंपनी ने इसके अंदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। जैसे कि कोई बंदा EMI हमारा नहीं भरता है, तो महीने बाद बोल रहा है कि मैं चल नहीं पा रहा, मैं घर में था, मैं ये था, वो ये था, तो हम उसको ट्रैक में ला सकते हैं। ट्रैक के ज़रिए हम बताएंगे कि उसको कि उसने कहाँ पे पैसेंजर उठाया, कहाँ पे पैसेंजर डाली, तो हम ये सारा कुछ ट्रैक कर लेंगे। तो उस वजह से बैंक का भी इसमें अहम रोल है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक सेफ़ है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि अपने कस्टमर, जो मेरे कस्टमर है पिछले 22 साल से। और नाजरीन, चलते चलते आपको बताते चलें, पहली बार या बुधवार पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है क्रिकेट का, और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट मुकाबलों में या क्रिकेट खेल में इंटरनेशनल लेवल पे जो मुकाबले हो रहे हैं उनमें शिरकत कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला पाकिस्तान में होने जा रहा है, और इसमें पहला मैच जो है आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का था। न्यूजीलैंड ने आज पहली बैटिंग की, 320 रन बताए और बता दिया कि उनकी बैटिंग लाइन जो है वो किसी को भी नाखून चने चबवा सकती है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन भी आज नाकाम ही दिखाई दी, और बॉलिंग लाइन के बाद बैटिंग लाइन से भी आप वाकिफ़ ही है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पर रिजवान से जो उम्मीदें थी, आज वो कुछ नहीं कर सका। और फिर उसके बाद जो जितने भी हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में, कुल मिला के 3 खिलाड़ियों का आप गिना जाता है। रिजवान एक, बाबर, उसके साथ साथ फ़खरुज़्ज़मान। बाकी सबको बताया जाता है कि रिश्तेदार किराए पे लाए गए हैं, तो उन्हीं रिश्तेदार क्या करती, पाकिस्तानी टीम क्या करती, क्या मुकाबला करती। यूँ पाकिस्तान का खुदा हाफिज़ है हर मामले में, सियासत में, और उसके बाद मुल्क के हालात में आसिम मुनीर तो सबका बैंड बजा रहा है। क्रिकेट में दूसरा एक उसका रिश्तेदार बैठा है, वो भी पाकिस्तान के बैंड बजा रहा है। खुदा करे हालात जो हैं बेहतर हो जाए। अब देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।